नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट AHC RO रिव्यू ऑफिसर 2020 का क्वेश्चन पेपर। इसमें जो दोस्तों एक से लेकर तक 150 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोग देखे हैं 1 से लेकर 100 तक, और दूसरे पार्ट में देखे हैं 100 से लेकर के 150 तक, और ये तीसरा पार्ट है। और ये 3 पार्ट में बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? तो बात ये है कि आप जानते हैं कि 200 क्वेश्चन हैं, और 200 क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी लिया जाए व्याख्या करते हुए पढ़ने में, नहीं तो अगर आंसर टिक कराने के तो 200 क्वेश्चन को 15 मिनट में भी आंसर टिक कराया जा सकता है। लेकिन आंसर टिक कराने से कोई मतलब नहीं है। तो 200 क्वेश्चन तो फिर भी ये 3 घंटा 20 मिनट हो जाता अगर एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी लिया जाता। तो इसीलिए इसको 3 पार्ट में तोड़ तोड़ कर करके दोस्तों समझने की कोशिश की गई। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 151 में क्या कहा है। जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस IPS अधिकारी को देश के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल BSF के अगले निदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया? तो 2019 में जो BSF के DG बने थे, डायरेक्टर जनरल, वो BK जौहरी साहब को बनाया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर व्याख्या की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग देखेंगे। भारत के किस रेत कलाकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2019 में पीपुल्स चॉइस पुरस्कार जीता है? तो भारत के अभी वर्तमान में रेत कलाकार जो हैं एक ही हैं, एक ही हैं कि मतलब कि बहुत चर्चित हैं, जो वही रहते हैं एक चर्चित के। और लगभग जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो ख्याति प्राप्त पुरस्कार हैं, इन्हीं को मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं का दबदबा है, जलवा है। तो ये हैं सुदर्शन पटनायक जी। रेत मूर्ति कला के ये जो पुरस्कार मिला था, पीपल चॉइस पुरस्कार, अमेरिका में सुदर्शन पटनायक जी को दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये रीजनिंग का प्रश्न है। जिस तरह प्रकार से तर्कस में तीर रखी जाती है, उसी प्रकार से म्यान में क्या रखी जाती है? तो आप जानते हैं कि तलवार रखी जाती है। म्यान में तलवार रखी जाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में देख लीजिए, क्वीवर याद रखिए, सबको याद नहीं रहता। तर्कस, क्वीवर में तर्कस हो गया, और इसके वर्ड का मतलब हो गया म्यान। ये याद रख लीजिए। अंग्रेजी में थोड़ा सा अपने चीज़ों को मिला करके पढ़िए, यहाँ से अंग्रेजी स्पेल टेस्ट सब कुछ सीखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 154 जो है दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? तो दोस्तों इसमें देखिए 2 स्टेप जो, चलिए पहले में कितने का अंतर है? पहले में 46 का अंतर है, और पहले और दूसरे के बीच कितने का अंतर दोस्तों? 92 का अंतर है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर 138 का अंतर हो जाएगा, और इनके बीच में यहाँ पर 184 का अंतर हो जाएगा। अब फिर एक स्टेप ऊपर बढ़िए, 46, यहाँ पर भी 46, यहाँ पर भी 46। तो फिर जो है आप यहाँ पर 46 जोड़ करके 184 में 46 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 230 हो जाएगा। और फिर ये जो 230 का अंतर जो है 185 में लाइए, तो इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 815। यही 815 आपका इस खाली जगह पर आएगा। देखिए यही आंसर होगा 815। तो इस प्रकार से
क्वेश्चन नंबर 54 है। आप रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सोचा हिंट कर दूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 155 में क्या कह रहा है दोस्तों। 6 दोस्त हैं ABCDEF, एक गोलाकार मेज पर एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। ये 6 दोस्त हैं। तो मैं इसमें बताया है कि उपरोक्त शर्तों के आधार पर असत्य कथन चुने। मैं ये सब आपको बताने से पहले ही सब कुछ एक पेपर पर नोट डाउन कर लिया हूँ, बना लिया हूँ, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो दोस्तों इसको आप लोग देख लेंगे और मैं बता देता हूँ इसको। इसका जो बनेगा, ये यहाँ पर है, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E और F, ये इनका सीटिंग अरेंजमेंट है। अब क्या कह रहा है, C A के ठीक बाईं ओर बैठा है, C A के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो A के ठीक बाईं ओर D बैठा है, तो इसलिए ये गलत है। और जो गलत है वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अगर जिसका लगाने का मन होगा वो अपना वीडियो को पास करके रोक करके लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये रीजनिंग का प्रश्न दिया है 156। इसमें कहा है कि दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इधर से दाएं से तीसरे, फिर उससे बाएं अर्थात 10वां हो जाएगा। माने बाएं जब 7 जाएंगे तो ये 10वां हो जाएगा। तो 10वां अक्षर जो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या होगा बताइए, 4 आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पूछा गया है कि प्रूडेंट शब्द जो दिया गया है उनमें से कितने ऐसे लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जब उनको वर्ण व्यवस्था में देखा जाता है। जैसे ABCD जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है 2 लेटर्स के बीच में जितने अक्षर हैं उतने ही, ऐसे कितने अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया है, R और N और D और E के बीच भी कोई गैप नहीं रहता, तो यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। प्रूडेंट वर्ड है, ठीक है ना। ये रीजनिंग का प्रश्न है, इन सब चीजों से आप परिचित हैं। चलिए आगे चलें। अब ये देखिए, कुछ चूहे जो है खरगोश हैं, ये जो बना हुआ है, और कुछ खरगोश जो है मच्छर हैं। कुछ चूहे खरगोश हैं और कुछ खरगोश जो है मच्छर हैं। ये आपका डायग्राम हो गया। अब इस पर आपको निष्कर्ष निकालना है। कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए। मच्छर और चूहा में यहाँ पर कोई संबंध नहीं दिख रहा है। कुछ चूहे मच्छर जरूर होने चाहिए। सभी खरगोश चूहे हैं। कहाँ सभी खरगोश चूहे हैं, सभी खरगोश चूहे नहीं हैं। तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। और जब दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है तो आपका उत्तर क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। यहां पर बताया गया दोस्तों, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि वाक शब्द का कोड निकालने के लिए इनमें से एक की जरूरत होगी या दोनों की जरूरत होगी या दोनों की एक साथ जरूरत है। तो आप देखेंगे कि ये सी हो गया और ये फास्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मिल रहा है, ये मिल गया और के ए मिल गया। तो इस प्रकार से वाक का क्या हो गया, 2 हो गया। तो वाक का कोड निकालने के लिए दोस्तों दोनों की जरूरत पड़ रही है। वाक का
कोड निकालने के लिए दोनों की जरूरत पड़ रही है, तो इस प्रकार से यदि कथन 1 और कथन 2 दोनों का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए जरूरी है, दोनों का डाटा दोनों जरूरी है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसको जो हम आप निकालते हैं तो इसका आंसर आता है मदर इन लॉ, सास। निकाल करके देख लेंगे आप लोग, इसको हम चेक कर लिए हैं और ऑफिशियल आंसर की भी यही है। अब ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें बताया गया है कि ब्रेकिंग का कोड जो इतना है वो इतने का क्या होगा, मदरली का कोड क्या होगा। तो देखिए ब्रेकिंग में क्या कर रहा है, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। ब्रेकिंग का कोड कर दिया है बी एफ एस सी एफ एम एच जी। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि आधे में एक एक बढ़ रहा है, इसे देखिए, ए से बी हो गया, ई से एफ हो गया, बी से सी हो गया, आर से यस हो गया। अब इधर क्या हो रहा है, के से जे हो गया, तो इधर +1 हो रहा था, इधर +1 हो रहा था और इधर -1 होगा, आई से एच हो गया, और इधर देखिए एन से यम हो गया और जी से यफ हो गया। तो इधर जो आप देख रहे हैं कि -1 हो रहा है, इधर +1 हो रहा है, तो उसी प्रकार से मदरली का करेंगे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मदरली का जब निकालेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एकदम सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए एच का आई हो गया और टी का क्या हो गया, यू हो गया, एम का एन हो गया, ओ का पी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उपयुक्त क्रम के बाएं किनारे से 7वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर और के बीच में है। आप बाएं से 7वां चलिए और दाहिने से दाहिने से 7वां 9वां, और बाएं से 7वां, इधर से 7वां चलिए। इसमें लाइए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था दोस्तों कि बाएं किनारे से 7वां अक्षर, इधर से 7वां और इधर से 9वां के बीच में कौन सा अक्षर पड़ेगा। तो आप काउंट करके देखेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। इधर से आर हो जाएगा और इधर से कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आर और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर पड़ रहा है, तो 3 इधर निकाल दीजिए, 3 इधर निकाल दीजिए, ये 9 आपका आंसर होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए फिगर वाला क्वेश्चन था, तो इसमें जो है कह रहा है कि आप पहले और दूसरे में जो संबंध है वही तीसरे और चौथे में किस प्रकार से होगा, खाली स्थान को पूर्ति करना है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसको छोड़ करके इनको घुमा दे रहा है, घुमा करके और फिर प्लेस चेंज कर दे रहा है, घुमा करके प्लेस चेंज कर रहा है। तो उसी प्रकार से इनको आप घुमाएंगे अगर इस साइड में और फिर प्लेस चेंज करेंगे तो ये तीर जो है नीचे को ऐसे आ जाएगी,
और ये जो है रेखाएं जो खींचा है ये ऐसे ही रहेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर भी रेखाएं उसी प्रकार से हैं। तो अब देखिए ये चीज किस में बना हुआ, तो इसमें नहीं है, ठीक है ना, और इसमें भी नहीं है। ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों में अंतर ये है दोस्तों कि इसमें देखिए डाट रेखाएं यहाँ पर हैं और यहाँ पर ऊपर हैं। तो आपको डाट रेखाएं किधर चाहिए, नीचे ही चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि वोकेबुलरी शब्द जो है इससे कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता, केवल नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें केवल में जो ई है ये इसमें नहीं आया है। बाकी का जो ये तीनों को आप बना सकते हैं। वोकेबुलरी शब्द से पूछा है कौन कौन सा बनाया जा सकता है, तो ये तो बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन बी जो है केवल नहीं बना सकता। और केवल किसके कारण, ई के कारण, क्योंकि वोकेबुलरी में ई नहीं आया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि उत्तर प्रदेश जो अपनी सीमा जो है किन किन राज्यों से साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश अपनी सीमा जो है दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों से साझा करता है। मैं आपको साथ साथ बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से सीमा बनाता है। 8 स्टेट्स हो गए, और 1 जो हो गया यूटी हो गया, प्लस 1 जो हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। तो ये यूटी में कौन है, दिल्ली है, ये प्रश्न पूछता है। और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ, नेपाल के साथ। ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। और एक और रोचक फैक्ट यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो जिला है ये 4 राज्यों से मिलता है। 8 राज्यों में 4 राज्य यही हो गया। और कौन कौन से हो गया, ये बिहार हो जाता है, उसके बाद झारखंड हो जाता है, उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पर आता है एमपी, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है दोस्तों 4 राज्यों से टच करता है। ये बहुत रोचक फैक्ट है और पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आपसे ये पूछ रहा है कि किस शहर को सांस्कृतिक राजधानी। तो सांस्कृतिक राजधानी दोस्तों वाराणसी जो है उत्तर होगा इसका। वाराणसी जो दोस्तों जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक था, और इसको काशी के नाम से जाना जाता था। इसी वाराणसी को जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है से संबंधित कहाँ से है, तो ये वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है। वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, वहीं से लिया गया है। और अशोक बनवाए थे, मौर्य वंश के राजा मौर्य। मौर्य में कौन बनवाया था, अशोक। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बीएचयू की स्थापना। तो बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की जाती है। और कब की जाती है, 1916 में की जाती है। और दोस्तों
आपको साथ ही साथ बताते चलें कि बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय 1916 में। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एक मात्र ओनली ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, जो दोस्तों मथुरा जिले के मथुरा शहर में जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो है ऑयल रिफाइनरी है। और केवल उत्तर प्रदेश में एक ही डिस्ट्रिक्ट में ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा जिले में। और ये बरौनी जो हो जाता है बिहार में हो जाता है, बरौनी बिहार में है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर करिए। कह रहा है कि सही किसका किसका सही मिलान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है कि मुरादाबाद जो है दोस्तों पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है। पीतल हो गया, जब यहाँ पर चमड़ा दिया वो गलत है। और फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद, ये शीशा उत्पाद के लिए जाना जाता है, ये सही है। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग हो जाता है, ये गलत दिया है। जब भाई पीतल के मिला दिया है तो वाराणसी जो है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हथकरघा और हस्तशिल्प, ये सही है। तो दूसरा और चौथा मैच्ड है, और दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए और आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में लिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो गोविंद बल्लभ बल्लभ पंत साहब जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत साहब। तो चलिए आगे चलते हैं। मिर्जापुर भदोही, मिर्जापुर भदोही खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो मिर्जापुर जो सीरीज आई थी दोस्तों, उसको आप लोग देखेंगे तो मिर्जापुर सीरीज में कालीन भैया थे, कालीन भैया। तो मैं आपको जोड़कर इसलिए बता रहा हूं कि ये उसी लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर वेब सीरीज में जब देखेंगे वेब सीरीज में, तो कालीन भैया रहते हैं। तो मिर्जापुर भदोही और खमरिया ये सब जो है कालीन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित होते हैं और एक को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये तो विधानसभा के बारे में था। अब विधान परिषद के बारे में बताइए। तो विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी हैं? 80 सीटें हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से जाते हैं?
ये दोस्तों राज्यसभा में जाते हैं 31। तो ये चारों फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आपसे विधानसभा पूछा था, मैं आपको विधान परिषद भी बता दिया, लोकसभा बता दिया, राज्यसभा बता दिया। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल में से संयुक्त प्रांत के पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। कि पहले गवर्नर कौन थे, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और सरोजनी नायडू साहब जो है, इनका कार्यकाल 1947 से 49 तक रहा है। 1947 से 49 तक रहा है। और इसमें दूसरी बात है दोस्तों कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश माने राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब बना, तो यूपी जब बना, उत्तर प्रदेश का इसका नाम, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश, ये जो नाम जो है ये 24 जनवरी 1950 को पड़ा। 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उत्तर यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं, तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में दोस्तों, तो इलाहाबाद का माने उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन उसका खंडपीठ जो है, न्यायपीठ या खंडपीठ कह लीजिए, लखनऊ में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट इज एट इलाहाबाद विथ इट्स बेंच एट लखनऊ। तो ये हो गया दोस्तों। एक यहाँ पर फैक्ट ये आ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो इलाहाबाद में स्थित है, तो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था बताइए। इलाहाबाद का उच्च न्यायालय दोस्तों 1866 में स्थापित हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में दोस्तों कहने का मतलब कि चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, ये तीनों चीज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मार्बल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कान्हा नहीं है, बांदीपुर नहीं है, बांदीपुर नहीं है, तो यही तीनों हैं, ठीक है ना। दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। तो इसमें जो दोस्तों अमनगढ़ किस जिले में है बताइए। अमनगढ़ जो है बिजनौर जिले में है। और पीलीभीत जो है, दुधवा जो है लखीमपुर खीरी में है। और पीलीभीत तो पीलीभीत जिला में है ही। तो उत्तर प्रदेश में बाघ अभयारण्यों की संख्या 3 है। और भारत में वर्तमान में बाघ अभयारण्य कितने हैं। भारत में 52 है। अभी लास्ट जो अंतिम जुड़ा है ये राजस्थान का कोई विषधारी करके, विषधारी, उसको जोड़ा गया 52वां, ठीक है ना। और देखिए बाघों से संबंधित एक और फैक्ट आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की कब की गई थी।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो दोस्तों की जाती है 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो 1973 में की जाती है। तो ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य है, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। अब ये पूछा है एसआई मात्रक पूछा है उससे कि द्रव्यमान, लंबाई और समय का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि एसआई सिस्टम में 7 जो है मूल मात्रक हैं। इन मूल मात्रकों में द्रव्यमान का हो जाता है एसआई में किलोग्राम, लंबाई का मीटर और समय का हर एक मात्रक सिस्टम में सेकेंड ही होता है। तो ये जो दोस्तों ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है यूरेनियम दोस्तों। परमाणु भार के आधार पर यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है। और परमाणु भार कितना हो गया? 238 होता है। तो परमाणु भार में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। परमाणु भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है? बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स। तो आप जानते हैं कि अपने खून, पेशाब और फोड़े फुंसी जो हो जाते हैं उनकी जांच कराने के लिए कि इसमें से किस प्रकार की बीमारी है, तो आप पैथोलॉजी में जाते हैं। तो टिश्यू और फ्लूइड से जुड़ा हुआ जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है उसको पैथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको खुरदरापन बढ़ाना पड़ेगा। यही कारण है कि हम लोग चिकनी चीज़ों पर फिसलते हैं, ठीक है ना। सतह का खुरदरापन बढ़ाना, सतह का खुरदरापन जब आप बढ़ा देंगे तो घर्षण क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 182 में क्या पूछा है? लीवर्स के बारे में पूछा है, उत्तोलक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, लीवर जो होती है, लीवर ये 3 टाइप्स की होती है, आप जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जान लीजिए। तो फर्स्ट टाइप के लीवर में क्या होता है? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, 3 टाइप्स के लीवर होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के लीवर में जो होता है फलक्रम जो होता है, आलम जो होता है बीच में होता है, और सेकेंड टाइप में वेट होता है, और थर्ड टाइप में इफर्ट होता है। FWE याद रखेंगे तो आपको ये तीनों टाइप्स के लीवर याद रहेंगे। तो इसमें जो दोस्तों अब फर्स्ट टाइप के लीवर का उदाहरण क्या होगा बताइए? कैंची हो गया, तराजू हो गया, और सेकेंड टाइप में क्या हो जाता है? वही जो आपका पूछा हुआ है, नट क्रैकर। बताइए। इसको सरौता भी कहते हैं, नींबू नींबू से रस निकालने वाला सरौता होता है। और थर्ड टाइप में क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड टाइप में जो होता है चिमटा। तो यहां पर आपसे पूछा हुआ था कि सरौते
की कार्य प्रणाली क्या है? तो सरौता जो है दोस्तों सेकेंड टाइप का लीवर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। यहाँ से देख लीजिए 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको डिवाइड करके कैटेगराइज करके बता दिया हूँ। FW याद रखिए। फर्स्ट टाइप में फलक्रम जो बीच में होता है, ठीक है ना, जैसे तराजू में क्या होता है, तराजू ऐसे होती है और ये होता है बीच में फलक्रम जो दोनों को जोड़े रहता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आप जानते हैं कि विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो, डी करेक्ट होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 लिटमस पेपर के बारे में बताया है कि बिलियन है, 3 बिलियन है, 1, 2 और 3, और इसमें लिटमस परीक्षण किया जाता है इनका। तो पहला क्या दिखाता है कि लिटमस लाल हो गया। तो लाल लिटमस किस में होता है? अम्ल में होता है। बिलियन फर्स्ट में लिटमस लाल हो गया और सेकेंड में नीला हो गया तो ये क्षार होता है, और नहीं बदलता तो ये उदासीन होता है। तो इसमें दोस्तों देखिए पहला कैसा है, अम्लीय है, दूसरा क्षारीय है, तीसरा उदासीन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे कि इसमें जो है आगे चल करके आपको गड़बड़ी दिख रही है। तो लिटमस पेपर को जब अम्लीय माध्यम में डुबोया जाता है तो नीला लिटमस कैसा होता है? लाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उत्प्रेरक के बारे में आपसे पूछ रहा है। उत्प्रेरकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बताइए। तो उत्प्रेरक के बारे में दोस्तों, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, बात सही है। यह अभिक्रिया के अंत में स्वयं को बदल लेते हैं। उत्प्रेरक अपने आप को बदलते नहीं हैं। प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता, गलत है। प्रकाश उत्प्रेरक है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में तो होती है। तो प्रकाश उत्प्रेरक है, यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए गलत हो गया। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं दोस्तों वो जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे इमोशंस, रोना, हंसना, गाना, और आप देखते हैं कि मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन व फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन जो होता है उत्प्रेरक के आधार पर होता है। तो इसमें जो है पहला और चौथा सही है दोस्तों, ठीक है ना। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। यहाँ पर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पूछा है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन जो है दोस्तों इनवर्टिब्रेट्स है। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत जो होता है केंचुआ और जोंक को रखा गया है, अकशेरुकी। उसके बाद जो है ये तीनों जो हैं दोस्तों कशेरुकी हैं। सॉरी दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार। हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार।
तो इनके लिए दोस्तों देखिए, हमारा मस्तिष्क जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा रहता है। ये होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम हो गया, और ये हो गया सेरिबेलम, सेरिबेलम हो गया, और ये हो गया हमारे ब्रेन रूट होती है। तो इसमें दोस्तों ये सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम फिर 4 भागों में बटा रहता है। सेरिब्रम जो 4 भागों में बटा रहता है, और इसी सेरिब्रम के नीचे माने ऊपर वाली परत के नीचे कार्टेक्स पाया जाता है। कार्टेक्स इसमें चारों तरफ हमारा सेरिब्रम जो है कार्टेक्स में घिरा रहता है। तो यही कार्टेक्स जो दोस्तों हमारे जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल रखता है। मूवमेंट, टच, विजन, हियरिंग एंड थॉट। कार्टेक्स ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम आप लोग को, तो देखिए ये आपका ब्रेन है। मैं थोड़ा सा सोचा हूँ कि आपको दिखा दूँ, समझा दूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बार बार परेशान करता है बच्चों को। ये हो गया सेरिब्रम, जो मैं आपको बता रहा था। ये जो सेरिब्रम हो गया, ये वाला पीला वाला पार्ट जो देख रहे हैं, सेरिब्रम हो गया। और पीछे वाला होता है ये नीला वाला, सेरिबलम हो गया, सेरिबेलम। और ये हो गया ब्रेन स्टेम, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। चलिए और भी, तो ये देखिए 4 लोब्स ऑफ द ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है 4 लोब्स में बटा होता है। और ये होता है फ्रंटल लोब, ये होता है पेराइटल लोब, और ये होता है ओसिपिटल लोब, और ये हो गया टेम्पोरल लोब। तो ये 4 लोब्स जो देख रहे हैं, तो ये पूरा मिल करके सेरिब्रम कहलाता है। ये जो चारों जो देख रहे हैं ये 4, और फिर से मैं जो 3 पार्ट्स बताया था, तो ये एक पार्ट सेरिब्रम हो गया, दूसरा पार्ट सेरिबेलम हो गया, और ये हो गया ब्रेन स्टेम। तो दोस्तों ये आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन सा लोब किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो पेराइटल मूवमेंट हो गया, और ओसिपेटल लोब हो गया, प्राइमरली विजन के कंट्रोल करता है, ठीक है। और फिर से सेक्सुअलिटी, लैंग्वेज, इमोशन, हियरिंग, मेमोरी। तो इसी प्रकार से ये भी जो हो गया जजमेंट, इमोशन कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल। तो ये कंट्रोलिंग का काम करता है फ्रंटल लोब। चलिए और आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये सेरिबलम के डिफरेंट पार्ट हैं। सेरिब्रम जो 4 लोब से बटे हुए थे, तो यहाँ से अलग अलग देख रहे हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि किस किस चीज़ से क्या क्या कंट्रोल होता है। ये देखिए हम लोग के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये जो ऊपरी हिस्सा होता है, यही जो है आपकी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है। Cortex means bark in Latin, and appropriately, the cerebral cortex is the outermost layer of the brain, made up of primarily of gray matter. It is the most prominent visible feature of the human brain, and although it is only a few millimeter thick, it comprises about half of the weight of the brain.
द सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड, फार्मिंग ridges called gyri and valleys called sulci। तो ये सब पूरा दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। और यही जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो दोस्तों, लोकेशन क्या है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बाहरी हिस्सा, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम 5 सेंसेज। थिंकिंग और आपके जो 5 सेंस होते हैं उन सबको यही सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है कंट्रोल करता है। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन एनाटोमी, ये देखिए इसको पूरा जो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये सेरिब्रम है, ये हो गया सेरिब्रम, और ये हो गया ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो आशा करते हैं दोस्तों कि अब आपको ये ब्रेन के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए होंगे, आप समझ में आ गया होगा आपको। और कॉर्टेक्स क्या है, किसका पार्ट है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चला जाएगा। अब ये देखिए अगला प्रश्न जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर है दोस्तों, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में तार का घुमाव द्वितीयक कुंडलन की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है या क्या काम करेगा, ये आपको बताना है। तो ये देखिए ये कह रहा है कि इस प्रकार से, यहाँ पर दूसरे वाले में कम है, पहले वाले में ज़्यादा है। प्राथमिक कुंडलन में तार का घुमाव द्वितीय कुंडलन की तुलना में ज़्यादा है तो क्या होगा। तो इसमें होता है दोस्तों, आखिर ट्रांसफार्मर करता क्या है। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को अप और डाउन करता है। वोल्टेज को दोस्तों अप और डाउन करता है, वोल्टेज को अप और डाउन करता है। तो ये एसी वोल्टेज का ट्रांसफार्मर जो है एसी करंट का वोल्टेज को अप और डाउन करता है, ठीक है। तो जब प्रथम कुंडली में दोस्तों तार के घुमाव ज़्यादा और द्वितीय, तो कम होने का मतलब कि कम वोल्टेज पर देगा आपको। कम कुंडली रहेगी तो कम वोल्टेज पर, अर्थात जो है ज़्यादा वोल्टेज वाले को लेकर के कम वोल्टेज पर दे, तो ये उसी का विशेषता है। देखिए प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक पर आउटपुट वोल्टेज कम और इसके परिणाम स्वरूप धारा बढ़ती है। वोल्टेज कम तो धारा बढ़ती है, यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर होगा कि जब प्रथम कुंडली में तार का घुमाव ज़्यादा होगा और तो द्वितीय कुंडली में कम होगा तो क्या होगा, प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक पर आउटपुट वोल्टेज कम होता है। जब कम होगा, जिस पर कम होगा उस पर कम होगा। इसके अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पर दूसरे पर द्वितीयक पर ज़्यादा तार का घुमाव कर दीजिए तो आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज अगर कम होगा तो धारा ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 189 क्या कह रहा है कि जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई डाइवर उसके हाथ और पैर फैलाता है तो उसके गिरने की चाल पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जब आपका एरिया बढ़ेगा तो घर्षण ज़्यादा होगा तो आपकी चाल क्या होगी,
कम होगी। कर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होने के कारण उसकी चाल घट जाएगी। His speed will decrease because drag become equal to gravitational force। तो भाई आप अपना हाथ और पैर फैला लेंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो घर्षण बढ़ेगा, घर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, स्पीड आपकी कम होगी। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 में कह रहा है दोस्तों, एलेक्स कहता है कि यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दुगुना होता तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य बल दुगुना होता। अब आपको चलना होगा दोस्तों, आप फार्मूला पढ़े हैं, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ आप पढ़े हैं फार्मूला, इसी फार्मूले पर आधारित है। तो देखिए यहाँ से ये हो रहा है कि बल जो है दोस्तों किसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है, यम के अनुक्रमानुपाती हो जा रहा है। m1 या m2 किसी को ले लीजिए। तो वही कह रहा है कि एलेक्स कहता है कि यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान का दुगुना होता तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य बल दुगुना होता। ये बात सही है, एलेक्स की कही हुई बात जो है सही है। अब देखिए ट्रेसी क्या कहती है, यदि चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर होता तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना होता। F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर के जगह पर जब 1/2 करेंगे, दूरी को आधी कर देंगे तो ये स्क्वायर होकर ऊपर चला जाएगा, तो F जो होगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। ये जो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो ट्रेसी भी क्या कह रही है, ट्रेसी की भी बात कही हुई सही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही है, एलेक्स और ट्रेसी दोनों सही है कि एक सही है। तो दोस्तों यहाँ पर एलेक्स और ट्रेसी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है। तो भारत का धर्म जो है यहूदी धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये सब भारत में धर्म है, लेकिन यहूदी जो धर्म जो है भारत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 192 क्या कर रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है चंद्रगुप्त, और यही कौटिल्य जिनको क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, पूछता है विष्णुगुप्त। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, ठीक है ना। और इसमें जो दोस्तों बाबर जीता था, ठीक ना,
बाबर जीता और इसी जीतने के साथ ही दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी जीत के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा दोस्तों कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय जो दोस्तों किस वंश से संबंधित थे ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कृष्णदेवराय जो है तुलुव वंश से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य पर दोस्तों कई लोग शासन किए। उनमें सबसे पहले थे संगम वंश, उसके बाद हो गए सालू वंश, उसके बाद आते हैं तुलुव वंश। संगम, सालू, तुलु, उसके बाद आता है अराविडू वंश। इसी में तुलु वंश से कृष्णदेवराय संबंधित थे। यही आपसे पूछा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 क्या कह रहा है दोस्तों। आपको इनका क्रम बताना है। तो देखिए पहले आता है स्टोन एज, ठीक है ना। स्टोन एज के बाद आती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु या इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब देखिए यहाँ पर किया क्या दोस्तों। इस स्टोन एज को आप जानते हैं कि 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाता है पेलियोलिथिक हो जाता है, उसके बाद मेसोलिथिक हो जाता है और उसके बाद नियोलिथिक हो जाता है। लिथ मने यहाँ पर लिथिक मीन्स स्टोन हो गया। तो आपके यहाँ पर क्रम पूछा है तो देखिए क्या पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 में क्या कह रहा है दोस्तों। 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है बताइए। तो हुंडी जो था दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज था, विनिमय पत्र था, लेन देन का पत्र था। हुंडी का इस्तेमाल एक निजी साख उपकरण के रूप में जब बैंक नहीं थे तब से होता आ रहा है, ठीक है ना। हुंडी को सरकार या कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। जैसे क्या हुआ कि हम कुछ आपको दिए, कुछ आप दिए, दोनों लोग उसका एक कागज जो एक्सचेंज कर लिए कि भाई हम आपको क्या क्या दिए हैं, कितने का दिए हैं और आप हमको कितने का दिए हैं, फिर उसको हम लोग बाद में मेंटेन कर लेंगे। तो ड्यूरिंग द 15th-16th सेंचुरी द कमर्शियल ट्रेड हुंडी वाज कॉमनली यूज्ड। व्हाट डज हुंडी रिफर टू। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 197 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन
के रूप में जाना जाता था। जब आपका काम किसी से मिलने जुलने लगता है तो उसी के नाम से आपको उस दौर का कह दिया जाता है। तो नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले कौन थे? आप जानते हैं कि महमूद गजनवी थे, ठीक है ना भाई। अब हम लोग इनको अपमानपूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि अपमानपूर्वक शब्दों का प्रयोग करने से हम बड़े हो जाएंगे और ये छोटे हो जाएंगे या बुरे हो जाएंगे। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 पहला आक्रमण 1000 में किया था और 1027 ईस्वी तक 17 आक्रमण करता है। इसी 17 आक्रमण में दोस्तों 1025 में जो दोस्तों किया था, 1025 में आक्रमण किया था, उसी में सोमनाथ मंदिर को लूटा तथा लूट का सामान लेकर गजनी चला गया। 1025 में सोमनाथ को लूटा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स such as scripts and images, metallurgical analysis and the context in which they have been found is called। तो सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को, मुद्रा के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपके यहाँ पर, मुद्रा शास्त्र। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर करिए। और ये जो है इस पेपर एनालिसिस का ये आज का अंतिम प्रश्न होगा और पेपर का भी अंतिम प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न होगा। बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सा जो कथन जो है सत्य नहीं है? तो कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी, ये बात सही है। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। गांव के रैयत जो है जमींदारों को किराया देते थे, ये भी बात सही है। जोतेदार अन्य रैयतों को कर्ज देते थे और उनकी उपज बेचते थे, ये भी बात सही है। जोतेदार अन्य रैयतों को कर्ज देते थे, कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे। उसके बाद अगला देखते हैं। रैयत गांव में राजस्व मांग को बांटते थे। राजस्व जमा को क्या करते थे? बांटते थे। ये बात गलत है। जो गलत है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। रैयत डिस्ट्रीब्यूटेड द रेवेन्यू डिमांड जामा ओवर विलेज, ये गलत है। बाकी सब जो सही है। तो ये दोस्तों ये रहा आज का अंतिम प्रश्न और सभा आज की यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से अपडेट बना रहे। तो चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।